उसने वीरा की बात का आखिरी हिस्सा नजरअंदाज कर दिया। गोपाल को पुलिस ने पकड़ लिया? वीरा ने हैरत से कहा, यह कब की खबर है? आज सुबह के अखबार में तो इस बारे में कुछ नहीं था। यह ताजा तरीन खबर है जो पूरे शहर में गश्त कर रही है। वीरा को याद आ गया कि गोपाल को आईबी वाले अपने तहवील में लेना चाह रहे थे ताकि गोपाल को कैदियों के तबादले में एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इस इकदाम के पहले मरहले के तौर पर शायद एसटीएफ ने गोपाल को पुलिस के हवाले कर दिया था ताकि इस मामले की तशहीर हो सके। जब तक भारतीयों को यह इल्म न होता कि इनका गोपाल नामी ब्लैक कैट कराची में पकड़ा गया था, सरकारी तौर पर तबादले वगैरह के मुज़ाकरात की इब्तिदा नहीं की जा सकती थी। एसटीएफ वाले खामोशी के साथ गोपाल को आईबी के सपुर्द कर देते तो मकसद हासिल नहीं किया जा सकता था। वो अव्वल खान का रूटीन का एक फैसला था जिस पर हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए वीरा इस फैसले से लाइल्म थी। अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं, वीरा ने मानी खिज अंदाज में कहा। सोबराज अपने गिलास से अस्काश का घूंट लेते लेते रुक गया और चौंक कर बोला, क्यों? इसकी गिरफ्तारी से मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? वो भी वो सारी बातें जानता होगा जो सीताकांत ने बताई हैं। पुलिस को पहले ही मुड़ी हुई नाक वाली हशमत की तलाश है। मैं वीवीआईपी हूं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बरहम होकर बोला, जो लोग टेढ़े खेल खेलते हैं वो अपने रास्ते खुले रखते हैं। मुझे ये जानकर सदमा हुआ है कि यहाँ आने तक तुम भी एसटीएफ के इशारों पर नाच रही थी। मैं अब इस एजेंसी को तबाह कर दूंगा। ये लोग हद से बढ़ते जा रहे हैं। क्या इस बारे में तुम्हें इल्हाम हुआ है? वीरन सोबराज के बनाए हुए दूसरे गिलास से पहला घूंट लेते हुए पूछा। मेरे आदमियों ने तुम्हारे ड्राइवर का पीछा किया था। वो राजमहल से सीधा एसटीएफ के अड्डे गया था। गोपाल को पुलिस ने पकड़ा है और तुम एसटीएफ को कोस रहे हो। वीरा ने मखमूर सा कहका लगाकर अपनी उंगली फिजा में नचाई। इसने महसूस किया था कि सोबराज से 3 गुना ज्यादा अस्काच पी लेने के बाद नशे में होने की अदाकारी जरूरी हो गई थी। सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सोबराज चटक कर बोला, मैंने अभी फोन पर होम सेक्रेटरी को बहुत फटकारा है कि अब एसटीएफ वाले मुझ जैसे मुअज्जिजीन को भी हरासा करने लगे हैं। मैंने उसे तुम्हारी गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का हुलिया भी दे दिया है। मुझसे टकरा कर अव्वल खान सरासर खसारे में रहेगा। तुम अव्वल खान से निमट लोगे, मगर गोपाल का क्या करोगे? पुलिस वाले उससे खाया पिया तक उगलवा लेंगे। वीरा ने उसे तपाया। वो ज्यादा देर तक पुलिस की तहवील में नहीं रहेगा। उसे कोई और एजेंसी अपनी तहवील में ले लेगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी एजेंसियां पुलिस से ज्यादा खतरनाक हैं। अव्वल खान भी इनकी मदद करेगा। अव्वल खान क्या भाड़ में। तुम बिला वजह मेरा दिमाग मत खराब करो। शराब तुम्हारे दिमाग पर चढ़ रही है। तुमने क्या अव्वल खान की रट लगा रखी है? मैंने रट नहीं लगाई, बात तुमने शुरू की थी। तुमको मेरे ड्राइवर का पीछा कराने की क्या जरूरत थी? अपनी जरूरतों को मैं खुद समझता हूं। तुम डैनी की दस्ते रास्त हो। मेरा अंदाजा था कि तुम्हें खो देने के बाद वो सीधा डैनी की तरफ जाएगा और मैं आज रात ही शबे खून मारकर उसका सफाया करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह भी तो हो सकता है कि डैनी एसटीएफ वालों के ठिकाने पर रह रहा हो। वीरा ने एक शोचा छोड़ा। यह तुम बताओगी कि वो कहां रह रहा है? सोबराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इसका कोई एक ठिकाना नहीं है। वो पूरे शहर में नाचता फिरता है। वीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने सुना है कि वो दिन रात तुम्हारे साथ रहता है। सोबराज बोला, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करो, वो गुमराह कुन खबरें होती हैं। वीरा ने अगला घूंट लेकर जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि तुम उसे कहां कहां मिलती रही हो। सोबराज ने तहक्कुम अमेज आवाज में मुतालबा किया। वो भीड़ भाड़ से दूर भागता है, जब मिलना होता है मेरे पास आ जाता है। तुम कहां रोपोश थी? वीरा के मुख्तसर और गोल मोल जवाबात पर वो चुनचलाने लगा। मैं अपने घर में थी, तुमने वहां से बेघर कर दिया। अब राजमहल मेरा घर है। मैं तुमसे तुम्हारा पिछला पता पूछ रहा हूं। सोबराज ने इसरार किया, वो बेकार है। मेरी गैर मौजूदगी में वो भूल कर भी उस चूहेदान का रुख नहीं करेगा। वो बहुत मक्कार और खुदगर्ज है। कभी तुम उसके गुन गाने लगती हो, अब उसे मक्कार और खुदगर्ज करार दे रही हो। उसने हैरत से कहा, उसके साथ रहकर उसके गुन गाने पड़ते हैं। हकीकत यह है कि वो अपने मफाद के सामने किसी को कुछ नहीं कर जानता। इसी वजह से वो अब तक अपने दुश्मनों से बचा हुआ है। फिर भी तुम उसके करीबी साथियों में शामिल हो। यह मेरी मजबूरी है। उसके साथ रहकर मैं इतनी दूर निकल गई हूं कि अब मेरी वापसी मुमकिन नहीं रही। मैं चाहूं भी तो अपने दामन से उसकी शनाख्त नहीं मिटा सकती। हद यह है कि मेरे हम वतन भी मुझे उसका दस्ते राज समझते हैं और मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। क्या तुम इन हालात से निजात हासिल करना चाहती हो? सोबराज ने पूरी उम्मीद लहजे में पूछा। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे इतना मालूम है कि मैं भागते भागते थक गई हूँ। वीरा की आवाज बोझल हो गई।
मैं तुम्हारी कैफियत को समझ रहा हूं। सोबराज ने उसकी पुष्ट पर तपकी देकर उसे तसल्ली दी। इस वक्त तुम नशे में हो, इसलिए मुझे यकीन है कि सच बोल रही होगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो ये सब बदल सकता है। मैं तुम्हें डैनी के जहर से आजाद करा सकता हूँ। आजाद होकर भी मैं उसके नाम की कैदी रहूंगी। इनाम के लालची दिन रात मेरी तलाश में लगे रहेंगे। बहुत से बार रसूख अमरीकी मेरे करीबी दोस्त हैं। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात समझ लेंगे, उसने पूरी यकीन लहजा में कहा। वीरा की लच्छेदार बातों के चक्कर में पड़कर वो इसकी कमीनगाह का पता ठिकाना सब फरामोश कर बैठा था। जब तक डैनी वाले इश्तिहार से मेरा नाम वापस नहीं लिया जाता, मैं सुख का सांस नहीं ले सकूंगी। वीरा ने धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया। मेरी बात बन गई तो ऐसा भी हो जाएगा। मेरे अमरीकी दोस्तों के हाथ बहुत लंबे हैं। वीरा ने उसे यह बताना मुनासिब न समझा कि मुझसे फोन पर बात करते हुए इस अमर से सरासर इनकारी था कि इसका अमरीकियों से भी कोई रब्त जब्त है। तुम अपने किन अमरीकी दोस्तों की बात कर रहे हो? वीरा ने बेपरवायाना अंदाज में पूछा। इनकी तादाद खासी है। इनमें से कम दो तो इस वक्त भी कराची में मौजूद हैं। तुमने डैनी की जुबान से उनके नाम सुने होंगे। डैनी किसी को भी जरूरत से ज्यादा एतमाद में नहीं लेता। वीरा ने उसे कोरा सा जवाब दे दिया। FBI का निक हार्वे और CIA का टॉम पैट्रिक मेरा दोस्त है। सोबराज ने लम्हा भर सोचने के बाद फखर से बताया। वीरा का मुंह बन गया। वाशिंगटन और वर्जीनिया में बैठे हुए लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सोबराज सिरक कर वीरा के करीब हो गया और अपना दाहिना हाथ उसके शाने पर रखकर बोला, ये दोनों अमेरिका में नहीं कराची में हैं। वीरा खुद शराब पी रही थी, लेकिन उसे सोबराज के मुंह से आने वाले भभके नागवार लग रहे थे। वो वीरा से तकरीबन जुड़कर बैठा हुआ था। वो कराची में हैं तो मुझे और डैनी को पकड़ने के लिए आए होंगे। वीरा ने मासूमियत से अंदेशा जाहिर किया। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि अस्काज के सरूर में आने के बाद सोबराज का मूड खुशगवार हो चुका था और वो इस पर झुका पड़ रहा था। उसने अपना एक हाथ बेतकल्लुफी से वीरा के शाने पर रखा हुआ था। इससे आगे उसमें किसी मजीद पेशरफ्त की हिम्मत पैदा नहीं हो पा रही थी। तुम देख लो, इनसे बात करो। अगर वो मुझको डैनी से नथी नहीं करते तो मैं पहली फुर्सत में डैनी से अलग होना चाहूंगी। मुझे वलायती औरतें अच्छी लगती हैं। वीरा के सदाबहार पैकर के लम्ब से सोबराज की अकल पर कहर चमनी शुरू हो गई। तुम चाहोगी तो तुम्हें राजमहल में मुलाजमत मिल जाएगी। तुम नशे की झोंक में मेरे ऊपर ढल के पड़ रहे हो। जरा सीधे होकर बैठो। तुम्हारे बोझ से मेरी कमर में दर्द होने लगा है। वीरा ने उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाने के लिए सोच समझ कर कदरे उलझन के साथ कहा, ओहो, औरत का नाम कुछ भी हो, वह हमेशा औरत ही रहती है। ये कहकर सोबराज ने अपना गिलास तेजी से खाली कर दिया। उसने अपने दोनों गिलास बहुत हल्के बनाए थे, लेकिन उसके पीने की रफ्तार बहुत तेज थी। इस बार वीरा ने उसके लिए तीसरा गिलास बनाया तो इसमें पानी और अस्काच की मिकदार तकरीबन बराबर थी। सोबराज उसे देखता रहा, लेकिन उसने अस्काच की मिकदार बढ़ जाने पर कोई एतराज नहीं किया। इस वक्त तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? कदर तवक्कुफ के बाद वीरा ने पूछा। तुम बहुत खूबसूरत और पुरकशिश मालूम हो रही हो, सोबराज ने नीची आवाज में कहा। वीरा जबरदस्ती खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ये बात तो मुझे पहले से मालूम है। मैं ये जानना चाह रही थी कि मुझे कब तक यहाँ रहना होगा। फिलहाल तुम यहीं रहोगी। वो इतना भी नहीं बहका था कि मौज में आकर वीरा को आज़ादी की नवीद सुना देता। उसका दाहिना हाथ यकायक वीरा के शाने से फिसल कर उसकी कमर के गिर्द हमाइल हो गया। वो वीरा के बालों में अपना मुंह घुसाकर गहरे गहरे सांस लेता हुआ बोला, आओ बिस्तर पर आ जाओ। बैठे बैठे तुम्हारी कमर का दर्द बढ़ जाएगा। वीरा ने शौक और तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर मसहरी की तरफ चल दी। अपना गिलास उसने दानिस्ता ट्राली पर छोड़ दिया था। सोबराज ने भी उसकी तकलीद की और अपना गिलास लिए मसहरी की तरफ बढ़ा। उसके बैठने से पहले वीरा लुढ़क कर मसहरी के दूसरे किनारे पर चली गई। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? सोबराज ने शिकायती लहजा में पूछा। मैं यहाँ आई तो मतला अबर आलूद था और भीगी हुई हल्की हवा चल रही थी। वीरा ने अपनी जगह से हिले बगैर कहा, कराची में ऐसा सुहाना मौसम कभी कभी आता है। इस बंद कमरे में वक्त गुजारने के बजाय क्यों ना हम बाहर घूमने चलें? वो सोबराज के बदलते हुए तेवर देखकर ज़हनी परागंदगी का शिकार हो गई थी। मैं घर में आज़ाद होता हूँ, बाहर मुझे मोहतात रहना पड़ता है। किसी अखबारी नुमाइंदे ने हमें देख लिया तो सुबह के अखबार एक स्कैंडल खड़ा कर देंगे। किसी हद तक मदहोश होने के बावजूद बहुत ज्यादा होश की बातें कर रहा था। शोहरत हो जाने से फायदे के साथ साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं। तुम्हारी मर्जी, वीरा ने मायूसी से कहा। तुम बाहर जाने से डरते हो तो फिर यूं ही सही। मैं किसी से नहीं डरता, अपनी इज्जत से डरता हूँ। अगर कोई काम निकल आए तो मैं आधी रात को भी बाहर निकल सकता हूँ। तुम्हारे साथ बाहर की हवा खोरी मुश्किल है, तो चलो फिर डैनी को ढूंढने चलते हैं। वीरा ने इंसानियों की खामोशी के बाद नई तजवीज पेश कर दी। इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढेंगे?
अभी तुम खुद कह रही थी कि तुम्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं इस बात पर अब भी कायम हूं। वो भूला हुआ तज़किरा छेड़कर वीरा खुश नहीं थी, लेकिन उस सोबराज के कुर्ब से फरार हासिल करना चाहती थी। उसे टालने के लिए कोई जानदार उज़र जरूरी था। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त वो क्लिफ्टन में अपने एक दोस्त के फ्लैट पर मिल सकेगा। ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे उस फ्लैट का पता बताओ। सोबराज सीधा होकर बैठ गया। मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूँ, इस फ्लैट का पता मुझे नहीं मालूम, वीरा ने सादगी से कहा। इन लम्हात में यकायक मेरा जिक्र छेड़ते हुए जहां वो सोबराज की रोमांचदगी से निजात की ख्वाह थी, वहीं उसके जहन में यह ख्याल भी जागुज़ीन था कि हम लोग उसकी तरफ से गाफिल नहीं रहे होंगे। उसकी बाजी उलटने के साथ ही किसी न किसी को राजमहल के आसपास मामूर कर दिया गया होगा। जैसे ही उसे राजमहल से बाहर निकाला जाएगा, हम लोग उसकी रिहाई के लिए हरकत में आ जाएंगे। यह बात तुम्हें इसी वक्त बता देनी चाहिए थी जब मैं तुमसे डैनी का पता ठिकाना पूछ रहा था। उसने वीरा से शिकवा किया। तुमने खुद ही वो बात अधूरी छोड़ दी थी। वीरा ने अपनी सफाई पेश की। इस वक्त भी ये जिक्र मैंने निकाला है। अगर कहीं भी उसके मिलने का इम्कान मौजूद है तो हमें उधर का रुख करना चाहिए। इस वक्त मेरे लिए डैनी बहुत अहम है। मुझे उसके कम अज कम 2 ठिकानों का इल्म है। वीरा ने उसे मजीद उकसाने की नीयत से कहा। एक क्लिफ्टन में जहांगीर का फ्लैट है और दूसरा गुलशन का एक घर। यह जहांगीर वही तो नहीं जिसकी लीम मार्केट के इलाके में फार्मेसी हुआ करती थी? सोबराज ने चौंक कर पूछा। बिल्कुल वही, मगर तुम उसको कैसे जानते हो? वीरा ने हैरत जाहिर की। एक अच्छे सियासतदान को हर वक्त अपने मुल्क और शहर के हालात से बाखबर रहना पड़ता है। शायद अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने उसकी फार्मेसी को आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में ऊपर की मंजिल पर रहने वाले एक खानदान का बच्चा जलकर मर गया था। सोबराज ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा। तुम बिल्कुल ठीक पहुंचे हो, तुम्हारी यादाश्त काबिल रश्क है, वीरा ने एतराफ किया। सोबराज ने अपनी जिन मालूमात का इजहार किया था, इनका सियासत से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था। वीरा यह बात अच्छी तरह समझ रही थी कि वो बातें उसे बेन डेविड और निक वगैरह के जरिए मालूम हुई होंगी, मगर वो सोबराज के किसी दावे पर एतराज करने की कोशिश भी नहीं कर सकी थी। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे राजमहल की हदूद से बाहर निकालना चाहती थी। जहांगीर का नाम लेकर तुमने अपनी बात में वजन पैदा कर दिया है। सोबराज कदरे पुरजोश लहजम बोला। तुम इसी वक्त निकल जाओ। वो क्लिफ्टन में ना मिले तो गुलशन में भी जरूर देखना। मैं निकल जाऊं? वीरा ने हैरत से कहा। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। इस वक्त मैंने थोड़ी सी ज्यादा पी ली है। बाहर की हवा लगी तो नशा गहरा हो जाएगा। मैं अकेली कहां धक्के खाती पीरूंगी। वीरा को सोबराज के इनकार पर गुस्सा आ गया। अरे डार्लिंग, तुम बिला वजह अंग्रेजी में खफा हो रही हो। मेरे 4 बेहतरीन लड़ाका आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। टैनी मिल गया तो वो चारों किसी जंगली सुअर की तरह उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसे यहाँ ले आएंगे। वो तुम्हारे मुहाफिज भी होंगे। तुम उनके साथ यहाँ लौट आओगी, उसने खुशगवार लहजा में कहा। वीरा ने बस लम्हा भर के लिए सोचा। सोबराज उसका चहेता नहीं था। उसे हमारे मुमकिन निशाने पर लाने के लिए राजमहल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वो खबीस अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमियों में मुब्तला था। यह जाहिर कर रहा था जैसे शहर भर के अखबारी नुमाइंदे सारी दुनिया को फूल फाल कर दिन रात उसकी सरगर्मियों की कोई खबर या तस्वीर हासिल करने की तोड़ में लगे हुए थे। अगर वो अपने बिल से बाहर निकलने पर आमादा नहीं था तो उसे भाड़ में डाला जाए। वीरा को राजमहल की मनहूस 4 दीवारी से बाहर निकलने का मौका मुयस्सर आ रहा था, तो इसे इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए था। वो चंद घंटों में रूनुमा होने वाली बहुत बड़ी तब्दीली थी। इब्तदा में यूं महसूस हो रहा था जैसे वीरा को दोबारा खुला आसमान देखना नसीब नहीं हो सकेगा और आखिरकार वही इमारत उसका मक्तल और मदफन बना दी जाएगी। लेकिन वीरा ने अपनी कोशिशों से सोबराज को यह बावर करवाया था कि वो खुद भी मेरे सताए हुए लोगों में शामिल थी। इस वक्त की सूरत हाल वीरा के लिए बहुत हौसला अफजा थी। वो मौका जाया करना कुफरान नेमत के मुतरादिफ होता। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बाहर जाना चाह रही थी। तुम्हारा मूड नहीं बन रहा तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। तो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करते रहना। बात डैनी की ना होती तो इस वक्त मैं तुम्हें बाहर ना भेजता। यह फैसला करके मैं एक नपातुला खतरा मोल ले रहा हूँ। लोग कहते रहे हैं कि तुम दोनों बहुत चालाक और मक्कार हो, मगर मेरा तजर्बा बताता है कि इस वक्त तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। तुम अपनी जात पर डैनी की छाप से जिद चाह चुकी हो। सोबराज पूरे एतमाद से बोल रहा था कि वीरा दरमियान में बोल पड़ी। तुम्हें जरा सा भी शुबा है तो तुम अब भी अपना फैसला बदल सकते हो। मैं बाहर जाने पर इसरार नहीं करूंगी। नहीं, तुम जरूर चाहोगी, सोबराज ने जोर देकर कहा। डैनी की गर्दन दबोचने के लिए मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी आज़ादी का एक एक लम्हा मेरे लिए भारी हो रहा है। इसका वक्त पूरा हो चुका है। अब उसे मेरे सामने खाक चाटने पर मजबूर होना पड़ेगा। वीरा मेरे बारे में उसकी इस तरह को खूब समझ रही थी। उसको सबसे ज्यादा मेरी फिक्र थी क्योंकि मैं उसके सारे करतूतों से वाकिफ हो चुका था। वो बातें वीरा समेत दूसरों के इल्म में भी थीं, मगर
सोबराज को यह गलत फहमी थी कि मैंने दूसरों को इन बातों के हवा पे नहीं लगने दी थी। उसके खिलाफ सारा मवाद मेरे सीने में महफूज था। जब तक मैं आज़ाद और जिंदा था, सोबराज की इज्जत, साख और सलामती सब कुछ दाव पर लगा हुआ था। वो मुझे मार कर ही अपनी दानिश में अपना बचाव कर सकता था। इस पसे मंजर में मेरी सरकोबी के लिए उसका हद से बढ़ा हुआ तजस्सुस और इज़्तिराब कतई फितरी था। मेरे खात्मे के लिए अगर उसे वीरा से हाथ धोने पड़ते तो इसके लिए भी तैयार था। सोबराज के लिए वीरा की हैसियत महज एक यरगमाली की सी थी। उसका असल तसादुम मुझसे था। वीरा ने उसे मेरी मक्कारी और खुद गर्जी की जो दास्तान सुनाई थी वो सोबराज के लिए जरूरत से ज्यादा असर अंगेज साबित हुई थी। शायद उसके दिल में इस खदशे ने भी सर उभारा हो कि मैं किसी वक्त वीरा के अंजाम की परवाह किए बगैर कहीं सोबराज को बेनकाब न कर दूं। ऐसी सूरत में उसके लिए वीरा कतई बेमसरफ साबित होती। वो इसको मार कर भी मेरे वार का अजाला नहीं कर सकता था। तुम डैनी के खिलाफ भड़के हुए हो। मेरा ख्याल है कि मुझे चले ही जाना चाहिए, वीरा ने उसके इसरार के सामने हथियार डालने की सदाकारी करते हुए कहा। सोबराज ने करीबी तपाई से इंटरकॉम उठाकर किसी को सुनील को भेजने के बारे में हदायत दी और रिसीवर रखकर दोबारा अपने गिलास की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे ये रात काली होती हुई नजर आ रही है। सुल्तान शाह इंफ्रारेड दूरबीन आंखों से लगाए हुए बुड़बुड़ाया। पिछले 1.5 घंटे में राजमहल से ये दूसरी गाड़ी बाहर निकली है और इसमें भी ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा है। एक वक्त में ड्राइविंग सीट पर एक ही आदमी हो सकता है। क्या तुम इसकी गोद में किसी और की मौजूदगी की तवक्का कर रहे थे? मैंने कदर तुलसी से पूछा। यह मतलब नहीं था मेरा। दरअसल गाड़ी में इसके सिवा कोई और नहीं था। उसने दूरबीन अपनी आंखों से हटाते हुए सफाई पेश की। गाड़ी की सीट के अलावा पायदान में भी कोई वजूद पोशीदा हो सकता है। अव्वल खान ने मजा लेने के लिए संजीदगी से कहा। पार्किंग लाइट्स की रोशनी में राजमहल के फाटक से बरामद होने वाली कार के हेडलैम्प से जल उठे और वो तेजी से एक तरफ घूमकर आगे रवाना हो गई। यह इंफ्रारेड दूरबीन है, अंधेरे में जरूर दिखा सकती है। आईनी चादर के पीछे छुपी हुई चीजों को दिखाना इसकी बसात से बाहर है। सुल्तान शाह ने तिनक कर कहा, यह तुम ले लो। हो सकता है कि तुम्हारे हाथों में आने के बाद यह दूरबीन ज्यादा कमालात दिखा सके। उसने दूरबीन मेरी तरफ बढ़ाई। तुम बुरा मान गए। वक्त गुजारने के लिए कुछ न कुछ शुगल भी जरूरी है। हम सिर्फ काम में लगे रहे तो बहुत जल्द उकता जाएंगे। अव्वल खान हंस कर बोला। फोन पर सोबराज से बात होने के बाद मैंने राय कायम की थी कि वो वीरा को ज्यादा देर तक राजमहल में कैद नहीं रखेगा। एक आध रात गुजारने के बाद उसे कहीं और मुंतकिल कर देगा। मेरे लिए वो सूरत हाल बहुत संगीन और फौरी तवज्जा की मुतकाजी थी। मैं गजाला और अव्वल खान के साथ देर तक किसी बहस में उलझा रहा। इसी दौरान मैं सुल्तान शाह स्टेशन 4 की सैर करके टैक्सी के जरिए हाँपता कांपता घर आ पहुंचा। उसकी रिपोर्ट हौसला अफजा थी। इससे मुलाकात होने तक वीरा पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया था, मगर वो मुसल्ला आदमियों के नरगे में पोर्च तक लाई गई थी। सुल्तान शाह की आमद और रिपोर्ट के बाद हमारी गुफ्तगू में नई जान पड़ गई। आसार बता रहे थे कि वीरा कैद जरूर कर ली गई थी, लेकिन राजमहल में उसके साथ बावजूद शरीफाना सलूक किया जा रहा था। वीरा हम में सी थी, उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। मुश्तरिका तौर पर यह तय हुआ कि गजाला को घर पर छोड़कर हम तीनों फौरी तौर पर राजमहल की तरफ तोड़ लगा दें। गजाला को घर पर कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वहां STF के 2 मुसल्ला गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते थे। गजाला ने भी हमारे साथ चलने की जिद नहीं की। इस मामले में इसका मिजाज वीरा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अव्वल खान की तजवीज़ और हदायत पर उसके एक आदमी ने उसके लैंड रोवर की अगली और पिछली नंबर प्लेटों पर अच्छी तरह गीली मिट्टी मल दी, ताकि हमारा कोई हरीफ इत्तिफाकी तौर पर गाड़ी का नंबर नोट न कर सके। इस मुख्तसर सी एहतियात के साथ तीनों फौरी तौर पर सोल्जर बाजार की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान शाह वीरा को लेकर वहां पहुंचा तो हर तरफ इब्तदाई शाम का उजाला फैला हुआ था। राजमहल से बाहर वीरा की वापसी का इंतजार करते हुए उसने 2 मकामात का तयन कर लिया था, जहां से आसानी के साथ राजमहल के दाखिली रास्ते की निगरानी की जा सकती थी। उसने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि हमें किसी न किसी वक्त इस इमारत का घेराव करने की जरूरत पेश आ जाएगी। ऐसी नागहानी मुहिम्मात के लिए अव्वल खान की गाड़ी हर वक्त जरूरी साजो सामान से लैस रहती थी। इसी में इंफ्रारेड दूरबीन भी शामिल थी, जो घोर अंधेरे में 100 मीटर दूर तक की चीजें दिखाने की सलाहियत रखती थी। वो दूरबीन सफर के आगाज ही में सुल्तान शाह के हवाले कर दी गई थी। हम तीनों बहुत बर्क रफ्तारी से ठीक 7 बजे अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। हमने शाहाना रफ्तार के साथ मेन रोड से गुजरते हुए राजमहल का गहरा जायजा लिया और फिर लैंड रोवर सुल्तान शाह की मुंतखब की हुई एक गली में दाखिल कर दी गई, जहां घने दरख्तों की वजह से ज्यादा अंधेरा था। अव्वल खान ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील संभाला हुआ था। मैं इसके बराबर वाली सीट पर विराजमान था। सुल्तान शाह हम दोनों के पीछे पूरी नशिस्त पर काबिज था। इस गली में काफी दूर निकल जाने के बाद अव्वल खान ने अपनी गाड़ी घुमाई
और रोशनियां गुल करके लैंड रोवर को दोबारा गली के सिरे तक लाकर घने दरख्तों के नीचे पार्क कर दिया। दरख्तों के साथ ही एक बोसीदा दीवार दूर तक फैली हुई थी। इसके पीछे एक खस्ता हाल इमारत का मुनहद्दिम ढांचा कंक्रीट और पत्थरों के ऊंचे अंबार की सूरत में नजर आ रहा था।